1,20,000 रुपये कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने लगाए ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। 1,20,000 5 साल के बच्चे पे खर्च कैसे होगा? 2 सालों तक उसने प्रमोशन नहीं लिया, बिकॉज सैलरी बढ़ेगी तो वहाँ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। वो इंडिया में डिवोर्स मिलना ही बड़ा मुश्किल है। आज का एपिसोड थोड़ा सा सीरियस एक एपिसोड है और एक स्पेशल एपिसोड है। हम ऐसे यूजुअल एपिसोड्स नहीं करते। अतुल सुभाष केस बहुत ही एक बड़ा केस है और उसके बारे में जितना जानते जा रहे हैं उतने नए नए पहलू निकल के आ रहे हैं। आज मैंने हमारे पुराने मित्र हैं अनुज जी, और अनुज एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत से केसेस में बहुत से लोगों की मदद करते हैं। तो लेकिन ये अतुल सुभाष केस के बारे में मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना। 3, 2, 1. जैसे सबसे पहला ही जो मेरा सवाल है वो यही है कि सर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, क्या वो इन सब चीज़ों से अब छूट गया? देखिए, इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा। आपका क्वेश्चन जो है कि वो इन सब चीज़ों से छूट गया, तो प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, छूट गया एक तरह से। वो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी उनकी समस्याएं थी, नॉट ओनली ये केस बट बाकी प्रॉब्लम से भी वो फॉर एवर अब चला गया है। अब उसके अगेंस्ट या उसके ऊपर कोई किसी भी तरह से कोई एक्शन हमारी जुडिशरी नहीं ले सकती। बट हाँ, जो जिस प्रॉब्लम के कारण उसने ये सुसाइड वाला स्टेप लिया, अगर आप वो पूछो कि वो उस प्रॉब्लम से मतलब एक तरह से चला, वो सॉल्व हो गई है, तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, जो एलिगेशंस हैं, जो भी हैं, उनके अगेंस्ट सच है झूठ है, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी। बट जो भी एलिगेशंस थे उसकी वाइफ ने लगाए थे उसके ऊपर, मेंटेनेंस को लेकर, चाइल्ड की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था, इवन डाउरी हरासमेंट को लेकर उसके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ इन्वॉल्व थे। वो केसेस चलते रहेंगे अभी, लॉजिकल एंड पर जब तक नहीं जाते। खासकर वो क्रिमिनल केस जिसके लिए वो ज़्यादा हरासमेंट उसने जो अपने सुसाइड नोट में भी और वीडियो में भी शेयर की, वो एलिगेशन जो थे सिर्फ उसके अगेंस्ट नहीं थे, उसकी फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट भी थे। तो हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें अगर एक एक्यूज्ड किसी भी वजह से, अब जैसे यहाँ पर डेथ या सुसाइड या कोई भी रीज़न से अब वो नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट ख़त्म हो जाता है। बट जो फैमिली मेम्बर्स है वो आज भी भुगतेंगे, क्योंकि एलिगेशंस तो सस्टेन कर ही रहे हैं आज भी। और रादर अब फैमिली मेम्बर्स के लिए और मुसीबत हो गई। अभी तक वो फिर भी किसी भी तरह से, चाहे वो काफ़ी वीक होकर उनको फेस कर रहा था या जैसे भी था फेस कर रहा था, बट अब वो एलिगेशंस, वो पैरवी जो है कोर्ट्स में जाके वहाँ जौनपुर में, बेंगलोर से, अब उसके फादर को या मदर को या जो भी फैमिली मेम्बर्स वो भुगत रहा है, उसको खुद करना पड़ेगा उनको। उनका जवान बेटा भी चला गया और अब ये एलिगेशंस भी एज इट इज़ हैं, ट्रायल भी एज इट इज़ है, जो भी इसका एंड होगा उसको देखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, उसके लिए वो फॉर एवर जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट फैमिली मेम्बर्स और ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगा वर्स कंडीशन में आ गए हैं। तो ये ना काफ़ी एक जो सीरियस एक बात निकल कर आ रही है। जब मैं सर से बात भी कर रहा था पहले, तो मेरे को ये बात मुझे लगी कि सबको पता होनी चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे देश में लोग होंगे जो सिमिलर सिचुएशन में हो सकते हैं, और शायद इतना ही ये केस इतना ज़्यादा मीडिया में आ चुका है और उछल चुका है कि लोगों को लगना शायद शुरू हो गया हो कि सुसाइड एक सॉल्यूशन है। तो सर, सुसाइड सॉल्यूशन है? नहीं, सुसाइड किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि उन्होंने गलत किया ये स्टेप लेके। बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अगर इस तरह के एलिगेशंस, देखिए अतुल सुभाष जी तो थे ना, तो वो पहले इंसान थे जिनके अगेंस्ट ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, ना ही वो आखिरी है। रादर जब से इस तरह के लॉज बने हैं, खासकर जैसे सेक्शन 498A आईपीसी की मैं बात करूं, जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगा सकती हैं एक मैरिड फीमेल अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और अपने हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, विद रिगार्ड टू हरासमेंट, डाउरी को लेकर, जो जनरल एक तरह से हम सुनने में आता है कि डाउरी हरासमेंट का केस है, क्रिमिनल केस है। तो जब से ये बना है, सुप्रीम कोर्ट की भी मल्टीपल जजमेंट्स इस पे आई है कि 98% जो है इस तरह के केसेस जो हैं वो फॉल्स ही पाए गए हैं। 98%। कई बार इसमें सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि ये एक तरह से एक्सटॉर्शन के तहत किया जाता है, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अगर हम बात करें कि ये किए जाते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे झूठे हैं। बहुत बार है कि हाँ, 498A एक्चुअल में क्रूरलिटी भी होती है, ऐसा नहीं है, तभी ये लॉ आया था। बट ये लॉ जो है वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड एक तरह से लॉज में आता है हमारे इंडिया में। तो सर, कोई गाइडलाइन कभी किसी कोर्ट ने जारी नहीं की? गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अरनेश कुमार की जजमेंट है, जहाँ पर पहले उससे क्या होता था कि जैसे ही 498A आईपीसी में FIR लॉज हुई, हस्बैंड और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको इमीडिएटली पुलिस उठा लेती थी, अरेस्ट कर लेती थी। बट अरनेश कुमार की जजमेंट आई 2015 में, उसके बाद और भी काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ताई से बताया हुआ है
कि आपको प्रायर इन्वेस्टिगेशन करनी है इस तरह के मैट्रिमोनियल केसेस में, और अगर आपको लगे कि कोई ठोस एविडेंस है तभी आपको अरेस्ट वगैरह की सब चीज़ें देखनी है। ओके। और बहुत बार एलिगेशंस ये लगाए जाते हैं फीमेल्स के या मैरिड फीमेल्स के कि मेरा स्त्री धन, मेरे डाउरी आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, कि जो मेरे माँ बाप ने शादी के वक्त दिए थे वो लड़के वालों के पास है और वो दिलाए जाए और इसलिए उनको अरेस्ट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर भी गाइडलाइंस हैं कि सिर्फ रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको बेल दे दी जाती है। ये अरेस्ट जो है डाउरी आर्टिकल्स की रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं है ये 498 है। तो इसके ऊपर भी कई जजमेंट्स हैं और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। आप स्ट्रांगली कंटेस्ट करो, आप डेफिनेटली 498 में मैंने बहुत सारे केसेस कंटेस्ट किए हैं लड़कों की तरफ से। अच्छा, आपके ऐसे हैं क्लाइंट्स हैं ऐसे? हाँ, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो मैंने बहुत सारे केसेस कंटेस्ट किए हैं। 498 में क्वेश्चन भी होती हैं, हाई कोर्ट्स देखती है कि ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोई इसमें किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट मैच नहीं होता जो सेक्शन के लिए चाहिए हमें 498 के लिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन भी होती है। खासकर पेरेंट्स की, रिलेटिव्स को भी वो कई बार केसेस में देखा जाता है कि जो ननद होती है, सिस्टर इन लॉ मैरिड होती है, कहीं दूसरी जगह पर शादी हुई है, उनका नाम भी केसेस में इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि प्रेशर और ज़्यादा बिल्ड हो। तो इस पर बहुत बार जजमेंट्स आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट्स की भी, कि उनको आप अननेसेसरली ऐसे आप इम्प्लीकेट नहीं कर सकते जस्ट टू सेटल योर स्कोर्स। तो वो जो अतुल सुभाष जी थे, मुझे नहीं पता उनके केस में क्या एलिगेशंस थे, किस तरह के थे, बट हाँ ये है कि अगर वो थोड़ा अच्छे से उसको मतलब लीगल गाइडेंस मिलती, मुझे नहीं पता मिली है नहीं मिली है, क्या खुद कर रहे थे वो केसेस, ये भी नहीं आइडिया। एक सवाल उठता है कि वकील का कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ पे कि अगर वकील आपका बहुत लेट से जानता है चीज़ों को या नहीं जानता है, कैसे प्रेजेंट करता है, कोई फ़र्क पड़ता है या कानून देख लेता है? नहीं, देखिए वकील किस तरह से आपका केस प्रेजेंट कर रहा है, उस एडवोकेट को उस केस की उस लॉ की नॉलेज है या नहीं है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आप सिविल लॉयर से बात करें कि आप क्रिमिनल साइड पर कोई केस कंटेस्ट करें, तो डेफिनेटली अगर उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो वो प्रेजेंटेशन वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन आपकी हो रही है वो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, और वाइस वर्सा भी होता है, ऐसा नहीं है। बट वकील जो है, मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में सिर्फ लीगल आप कोर्ट रूम में जो रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको क्लाइंट को, वो तो है ही है, बट इस तरह के केसेस में कि यहाँ फैमिली भी इन्वॉल्व है, सिंपैथी थोड़ा सा वो भी चाहिए होता है आपको, काफ़ी आपके इमोशंस अटैच होते हैं। खासकर मैंने देखा चाइल्ड कस्टडी के केसेस में कि बच्चा मदर के पास है, फादर यहाँ पर दिन रात एफर्ट कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, वकीलों के पास भी जा रहा है, कोर्ट्स में भी चक्कर लगा रहा है, बट हमारे लॉज ऐसे हैं कि उसको कस्टडी नहीं मिलती। जो कस्टडी के जैसे जब बच्चे भी ऐसे नहीं है, पहले मान लो 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे, अभी एक बच्चा होता है, तो 1 या 2 बच्चे हैं और वही मदर के पास है। और बहुत बार ऐसे जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पर ये बताया गया कि मदर जो है बच्चों को एज अ वेपन यूज़ कर रही है, ताकि उनसे पैसा एक्सटॉर्ट कर सके, मेंटेनेंस के नाम पर, बच्चे की मेंटेनेंस के नाम पर केसेस फाइल होते हैं कोर्ट्स में। फादर को ये कहा जाता है कि आपको मेंटेनेंस देने की आपकी लायबिलिटी है, बट उस फादर को जिससे मेंटेनेंस ली जा रही है उसको बच्चे से मिलने की भी अनुमति नहीं मिलती। तो सर, जैसे इतना अगर ये वाइड स्प्रेड है तो इस पे ये बदलता क्यों नहीं? क्योंकि अगर एक ज़माने में जब हम ऐसा मान ही रहे हैं कि हमें पता है, आज भी ऐसा होता है कि औरतों के खिलाफ बहुत सारे जो यहाँ पर जो देखते हैं हम कि पिटाई हो जाना, इवन कि जला देना, बहुत ही एक नॉर्मलाइज्ड चीज़ है हमारे देश में, तो उसी के बचाने के लिए कानून लाए गए। तो अगर ये इसका मिसयूज़ हो रहा है तो ये क्यों नहीं बदलता? बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है। अगर हम यहाँ से आज से 20 साल पहले की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी, स्ट्रिक्ट रहते थे ये लॉज, पुलिस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती थी, जजेस भी, कोर्ट्स भी। बट अब जैसे जैसे अब जजेस ने देखा कि मिसयूज़ हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन पहले की जजमेंट आई है इसके ऊपर कि जो एलिमनी के लॉज हैं वो वेल्थ इक्वलाइज करने के लॉज नहीं है। हस्बैंड को ऐसा नहीं है कि जितनी उसके पास वेल्थ है उसको डिवाइड करना है। हाँ, वाइफ डिग्निटी से रहे, उसको ये इंश्योर करना है, बट ये नहीं है कि हाँ उसके पास जितनी वेल्थ है उसको आधा देना है, या ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है इस चीज़ को, बट टाइम लग रहा है। और जब तक लेजिस्लेचर में हमारे सुधार नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं उस कानून को। तो वो चीज़ें आ सकती हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि विमेन की रक्षा करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो लॉ एक वेपन ना बन जाए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी ना हो जाए कि बहुत जो लेट्स से मेल्स को हरास करना शुरू कर दें। क्या कोई बैलेंस ट्राई किया जा सकता है? देखिए, बैलेंस ट्राई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हमारे प्रोविज़न है लॉज में। वैसे तो अब नए लॉज आ गए हैं, क्रिमिनल लॉज, CRPC की जगह जैसे BNSS आ चुका है।
अगर मैं पुराने लॉज या सीआरपीसी के हिसाब से बात करूं, सेक्शन 340 है उस वहाँ पर परजरी से रिलेटेड, फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड। अगर कोई भी किसी भी तरह के केसेस में, नॉट ओनली इन मैट्रिमोनियल केसेस, किसी भी तरह का कोई फॉल्स एविडेंस वहाँ पर देता है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन, कोई परजरी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वहाँ पर वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ओके। अगर सुप्रीम कोर्ट या निचले हमारे जो कोर्ट्स हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जहाँ पर 498A में जो एक्यूज्ड है वो बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, तो उसी वक्त सू मोटो कोर्ट को चाहिए कि उस लेडी के अगेंस्ट या कंप्लेनेंट के अगेंस्ट ओके। वहाँ पर फॉल्स एविडेंस दिया, फॉल्स डिक्लेरेशन दी, फॉल्स प्रोसिक्यूशन किया, वहाँ पर अगर केस इनिशिएट कर दे तो डेफिनेटली एक को देखकर 10 केस रुक जाएंगे। तो और धीरे धीरे इस तरह से हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में है, बट कोई भी जज इतना करता नहीं है। कभी वैसा हुआ किसी मर्द की साइड ली हो कोर्ट ने? देखो, मर्द की साइड डेफिनेटली ले रहे हैं, तभी 498A के केसेस में, इवन सेक्सुअल असॉल्ट के जो फॉल्स केसेस आते हैं जहाँ पर कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन बनता है बट बाद में वो रेप की FIR हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत बार क्वेश्चनिंग होती है, तो मर्द की साइड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट आज भी जो है मेजॉरिटी जो लॉज भी है हमारे, वो फीमेल्स को फेवर कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मिसयूज़ हो रहे हैं बहुत, और वो हो रहे हैं जस्ट फॉर एक्सटॉर्शन, कि पैसा मिले, ज़्यादा एलिमनी मिले, मेंटेनेंस मिले, चाहे वो बच्चे के नाम पर हो। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बट देखिए हो रहा है। लेकिन सर एक ना बात है, जैसे ना अतुल सुभाष केस में हमने देखा कि ना वो बार बार आना पड़ रहा है और बहुत बार जो वो पोस्टपोन हो जा रहा है, वहाँ पर अर्जेंटमेंट लग रही है, तो वो इतनी दूर से बैंगलोर से यूपी ट्रैवल करके आ रहा है। तो कोई इसका, इतनी दुनिया आगे बढ़ गई, हम तो जैसे दुनिया का जो IT का हब है, तो ई वर्जन कुछ नहीं आया अभी तक? ई में हो जाए? ई वर्जन बिल्कुल है। देखिए, मुझे नहीं पता उनको उसके बारे में पता है था या नहीं था, बट अभी जो आए हैं नए हमारे क्रिमिनल लॉज BNSS, उसमें भी है ये कि अगर आपको कहीं दूर से ऐसे ट्रैवल करना है, नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप वर्चुअली भी वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। ओके। ये क्लियर गाइडलाइंस हैं, कोर्ट भी इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती, और हर कोर्ट में एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं, हमारे ट्रायल कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स हैं, हर जगह आप वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं, कोई कोर्ट आपको डिनाई नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसा भी दिए, गाइडलाइंस भी इशू किए। ओके। तो वो 84 टाइम जो उन्होंने लिखा कि मुझे आना जाना पड़ा, हो सकता है उनके अपने पर्सनल रीजंस रहे हो कि वो हर पैरवी पे जाना चाहते हो खुद, बट अदरवाइज अगर वो नहीं जा सकते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है, तबीयत ख़राब है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो वर्चुअली वो अपीयर हो सकते हैं, कोर्ट उनको अलाउ भी करेगी, उनके प्लीडर जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, सिविल लॉ में सिविल केसेस अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम आने जाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्रिमिनल केसेस में येस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आपको हर डेट पर वहाँ पर जाना है, वो आप वर्चुअली जा सकते हैं। सिविल केसेस में आपको बिना जाए भी आपके जो एडवोकेट है वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अनटिल अनलेस कोई खास स्टेज है, कोई एविडेंस वगैरह की है, तो ही आपको जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एक और प्रोविज़न भी है, आप एग्जम्पशन भी ले सकते हैं वहाँ पर कि आप वर्चुअली भी नहीं आ रहे, आप फिजिकली भी नहीं आ रहे, और रीज़न आप दें कि आप क्यों नहीं आ रहे, आपकी तबीयत ख़राब है, लॉन्ग डिस्टेंस है, छुट्टी नहीं मिल रही है, या और कोई ऐसा आपको काम है अनअवॉइडेबल, तो वहाँ पर एप्लीकेशन एग्जम्पशन की भी दी जा सकती है, और वो भी कोर्ट जो है उसको कंसिडर करके एग्जम्प्ट करते हैं। खासकर पेरेंट्स को और कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको एग्जम्पशन भी मिल जाती है। सर जैसे ना एक सवाल यहाँ पे मेरे मन में आ रहा है कि ना कि जो फैमिली और इससे जुड़े हुए जिनको हम सिविल डिस्प्यूट्स भी कह देते हैं, ये तो बहुत ही सारे हैं, तो कोर्ट्स क्या इसको इतना सीरियसली लेते भी हैं? क्योंकि अब किसी एक इंसान की ज़िंदगी तो इस पर जो टिकी हुई है वो हरास हो रहा है, लेकिन कोर्ट्स के पास और अनगिनत मामले हैं, बड़े बड़े मामले हैं, तो इन केसेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात शुरू होगी, या फिर सच में ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको इनकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मैट्रिमोनियल लिटिगेशन को देखते हुए फैमिली कोर्ट्स एक्ट इंडिया में आया, और आज का नहीं है, 1980s का है ये, और अभी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश हो चुकी है। खासकर यहाँ पंजाब में, हरियाणा में पहले जब देखते थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ही जज होता था जो फैमिली कोर्ट हेड करता था, जहाँ पर डिवोर्स के केसेस आ गए, चाइल्ड कस्टडी के, मेंटेनेंस के केसेस आए हैं। ओके। ठीक है, बट अब देखते देखते मतलब विद इन 3-4 सालों में मैं कहूँगा, हमें प्रिंसिपल जज होता था पहले फैमिली कोर्ट का, अब एडिशनल प्रिंसिपल जज, तो एडिशनल जजेस भी रखने पड़ रहे हैं। मतलब एक की जगह दो की जगह 3 कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, जो फैमिली कोर्ट्स या फैमिली वाले मैटर, मैट्रिमोनियल मैटर्स को ही देख रहे हैं एक्सक्लूसिव।
तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इनकी। इवन हाई कोर्ट्स में पहले एक सिंगल बेंच होता था जो इस तरह के केसेस देखता था, अब वहाँ पर भी 4-4 जजेस, अगर मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो इस टाइम 4 जजेस जो है सिंगल बेंच पे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इवन हाई कोर्ट्स में? इवन हाई कोर्ट्स में पहले एक जज थे जो सिर्फ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन देख रहे थे, फिर 2 हुए, इस टाइम 4 है, और एक डिवीजन बेंच भी है जो एक्सक्लूसिव मैट्रिमोनियल केसेस को ही देख रही है। तो जैसे ना कुछ क्विक सवाल है मेरे मन में, जैसे ना आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट्स अगर मामले पहुंच रहे हैं तो कि यूजुअली अगर मतलब गॉड फॉरबिड, सब भगवान वैसे बचा के रखें इन चीज़ों से, लेकिन अगर किसी पे कभी ऐसा कुछ एलिगेशन लगता है तो कितना उसका ज़िंदगी का टाइम मान के चले कि गया वो? देखिए, अगर वो केस जल्दी सॉल्व नहीं होता, सॉल्व एक ही तरह से हो सकता है थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट या म्यूचुअल अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो सकता है रिकन्सिलेशन हो जाए। अगर कोई छोटी मोटी बातें हैं तो हमारा जो पंचायती सिस्टम है, फैमिली मेम्बर्स बैठ जाते हैं, रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वो कई बार रिकन्साइल हो जाता है, छोटे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई बड़े लेवल पे पहुंच गई है तो आपको फिर म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेशन कर लेनी चाहिए। तो अगर तो वो हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स आपका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे ऑल टुगेदर। बट अगर वो नहीं होते तो जो अभी का हमारा जुडिशल सिस्टम है कि पहले ट्रायल कोर्ट है, फिर एपीलेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, 10 साल 15 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दोनों तरफ से पार्टीज एडमेंट है कंटेस्ट करने के लिए तो 15 साल भी केस चल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रोसेस ही पनिशमेंट है? प्रोसेस ही पनिशमेंट है, यही मेजर प्रॉब्लम है। और इसमें सिर्फ आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते, आपके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका सारा दुनिया ही रुक गई है आपके लिए। और ये क्या सिर्फ इंडिया का हाल है कि दुनिया में ऐसा होता है? नहीं, दुनिया में देखिए काफ़ी इससे जो मैंने देखे हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, वो बताते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ है कि वहाँ पर डिवोर्स जो है 1 साल की म्यूचुअल सेपरेशन अगर हो जाती है तो वहाँ पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। एक बार डिवोर्स अगर आपका हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी लाइफ में रीसेटल होती हैं, अपनी अपनी लोकेशंस पे जहाँ भी जाना है, उन्होंने अपना प्रोफेशनल सेटअप करना है, जो भी वो करते हैं, तो फिर वो एनिमोसिटी और वो सब चीज़ें ना कम हो जाती हैं, या रादर वो कहते हैं छोड़ जो हो गया ठीक है, तो वो रीसेटलमेंट हो जाती है। बट इंडिया में डिवोर्स मिलना ही बड़ा मुश्किल है। एक मैं यहाँ पे ना, क्योंकि मैं एक चाह रहा हूँ जानना, क्योंकि आपके पास बहुत ही एक जो डिटेल्ड आपके पास यहाँ पे नॉलेज है, तो कि आपने अपने किसी क्लाइंट को देखा ऐसे कि इससे जो बहुत ही परेशान हो गया हो और इस कगार पे आ गया हो? हाँ, मैंने देखे हैं जी, काफ़ी देखे हैं। इनफैक्ट इवन थोड़ा बहुत तो हर एक ही होता है, किसी के फादर बड़े परेशान होते हैं, मदर परेशान होती है, रोते हैं आके मेरे ऑफिस में कई बार कि हाँ कैसे पीछा छुड़ाएं हम, क्योंकि मैं ज़्यादातर हस्बैंड्स की तरफ से ही केस लेता हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जी कमाए अगर पैसा तो वो मेंटेनेंस में चला जाता है, ना कमाए तो करे क्या। का भी इल्ज़ाम था कि हाँ बिल्कुल, उनका भी यही था ऐसे कि जी मेरे मेंटेनेंस पे इतना ज़्यादा। मेरे एक केस में मैंने जो कंटेस्ट कर रहा था वहाँ पर 1,20,000 रुपये कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने लगाए ओनली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड। कितना था वो? मेरे ख्याल 5-6 साल का था। हस्बैंड को विजिटेशन राइट्स भी नहीं दिए, मिलने तक भी नहीं दिया जाता था, बट उसके जो फादर था उसके अगेंस्ट 1,20,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस लगा दिया। और वाइफ भी वहाँ पर जितना हस्बैंड कमा रहा था उतनी ही कमा रही थी, अराउंड 3-4 लाख रुपए सैलरी थी उनकी। इवन देन वो कहते जी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर्ड है, जॉइंट लाइबिलिटी है। हमने उसको डिनाई नहीं किया, बट हमने फिर क्वेश्चन कोर्ट से ये पूछा कि 1,20,000 रुपये आप हस्बैंड को लगा रहे हो, ठीक है वो दे देगा, उसकी कैपेसिटी है वो दे भी देगा, बट खर्च कहाँ कर रहे हैं? 1,20,000 5 साल के बच्चे पे खर्च कैसे होगा? हमने उनको ये कहा कि हमें कुछ इनकी कोई रसीदें वगैरह, कहाँ स्कूल में, कोई कोचिंग में, कोई स्पोर्ट्स क्लासेस में, कहीं पर भी आप खर्च कर रहे हो, कुछ हमें कोर्ट ने वो डिनाई कर दिया, मिलने तक नहीं हमें दिया। तो ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल और अनफॉर्चुनेट है। तो बच्चे, उस फादर की आप सोचो हालत क्या होगी, उसको बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता। विजिटेशन राइट्स पे, अब वो भी वहाँ कहीं बाहर का था, बेंगलोर साइड से था, जो मदर थी वो यहाँ लोकल थी, तो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उनको कहा कि आप बातचीत किया करो, खासकर कोविड के टाइम में। तो वहाँ पर वाइफ जो है कभी इंटरनेट का स्विच ऑफ कर देना, कभी मोबाइल ख़राब हो गया, ऐसे ऐसे बोलना, मतलब बच्चे को बात नहीं करने देना, और उसको वही पॉइजनिंग करना, उसके फादर के अगेंस्ट, उसके दादा के अगेंस्ट, इस तरह की बातें करना। तो अनफॉर्चुनेट है ये। बच्चे की आप सोचो साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होगी किस तरह से उसमें डैमेज होता है, बट हो रही हैं चीज़ें, हो रही हैं, बिल्कुल विटनेस कर रहे हैं। ये डैमेज रुकेगा नहीं फिर तो? ये डैमेज रुकेगा नहीं, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। और एक और चीज़ जो आप पूछ रहे थे यहाँ पर कि अब इनका मतलब
अगर वो परेशान है तो क्या सुसाइड ही सॉल्यूशन है? तो सुसाइड, मैं वही बात पे हम दोबारा आ रहे हैं कि सुसाइड ऐसा नहीं है कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन है। सुसाइड तो एक बिल्कुल वेग, एक गलत आपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कंटेस्ट कीजिए, आप लॉज देखिए, बहुत सारे लॉज जो है इस टाइम, जजमेंट्स जो हैं आप स्टडी कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं जो आपके फेवर में हैं, बट आपको नहीं मिल पा रही हैं, नहीं मिल रही हैं। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, वो मिल जाएंगी आपको। आप उसके अकॉर्डिंग कंटेस्ट करो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा लॉयर मिल नहीं रहा है आपको, तो आप खुद भी जाकर किसी भी कोर्ट में अपना केस आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे लॉ में एक प्रोविज़न है। ओके। अगर मेरा कोई पर्सनल केस है तो मैं जा सकता हूँ, आपका कोई पर्सनल केस है, ये नहीं मैट्रिमोनियल, किसी भी तरह का जहाँ पर आप खुद पार्टी हैं, आप किसी भी कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि जी मैं अपना केस खुद कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे अलाउ करें। और वो करेंगे और आपको सुनेंगे और उसके ऊपर जजमेंट पास करेंगे। कोई रोक नहीं सकता। ओके। अगर वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ उनके पास मीन्स हैं, तो वो करें रिसर्च और उसके बाद कोर्ट में जाके केस प्रेजेंट करें, केस कंटेस्ट करें अपना। लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके साथ आप कोलैबोरेशन में उसमें आप बताएं उनको कि हाँ ये चीज़ें हैं। लॉयर्स के पास कई बार क्या होता है, देखिए जो अच्छे लॉयर्स हैं उनके पास शेड्यूल बिजी रहता है, तो उनको थोड़ा सा आपने फॉलोअप करना पड़ता है कि ये केसेस मेरे फैक्ट्स हैं, ये जजमेंट्स हैं, थोड़ी सी आप हेल्प करें, थोड़ी सी वो करें, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। एक केस में इसी तरह एक मेरा क्लाइंट था, हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसी तरह का ये था कि जी मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके अगेंस्ट अराउंड मेरे ख्याल 50,000 मेंटेनेंस पास हुई, जबकि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी। वो कहता जी अगला प्रमोशन नहीं मैं ले रहा। 2 सालों तक उसने प्रमोशन नहीं लिया, बिकॉज सैलरी बढ़ेगी तो वहाँ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। वो कहता जी मैं नहीं देना चाहता उसको। तो उसने आखिर में जॉब छोड़ दी। कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस के एरियर्स इकट्ठे हो गए, तो वो कहता जी मेरे पास कुछ नहीं। कोर्ट ने उसको 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया। ओके। क्योंकि प्रोविज़न है, हमारा एक सेक्शन है 125 CRPC, तो उसमें अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता तो 1-1 महीने का उसको जेल का प्रोविज़न है। वो 1 महीना जेल चला गया, उसके बाद फिर बेल हो गई। फिर वो बाहर आया, फिर कोर्ट ने पूछा पैसे दो, कहता जी मेरे पास कुछ नहीं है। उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, सैलरी जो आती थी नौकरी छोड़ चुका था। फिर कोर्ट ने 1 महीना भेज दिया। 2-3 महीने 4 महीने ऐसा चलता रहा। उसके बाद कोर्ट भी बेबस है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। तो वो ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं है। एक और मेरा इसी तरह क्लाइंट था। उसने मुझे बाद में बताया, मैंने उसको कभी मुझे खुद को नहीं पता था, मतलब मुझे बताया गया उसके पेरेंट्स ने कि जी वो तो चला गया कहीं पर। अब कहाँ गया कि कहते जी पता नहीं। और 498A का ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में मैं ट्रायल में उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। पुलिस ने भी काफ़ी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आखिर में कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया। ओके। पीओ जिसे हम नॉर्मल कह देते हैं, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, बट यहाँ पर प्रोक्लेम्ड पर्सन। ओके, अभी ऑफेंडर घोषित नहीं हुआ। हाँ, मतलब थोड़ी सी टेक्निकल डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही लेवल है। तो प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया। हमने जो पेरेंट्स थे और जो उसका ब्रदर था उसमें इन्वॉल्व, उसका एक्विटल हो गया अल्टीमेटली। मेंटेनेंस के केसेस जो थे, मतलब बरी हो गया। मेंटेनेंस के केसेस वो धीरे धीरे एक्स पार्टी ख़त्म हो गए, क्योंकि वो है ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा जी पेमेंट तो हमारे पास है नहीं और वो बंदा है नहीं यहाँ पर, तो वो ख़त्म हो गया वो भी अल्टीमेटली। वाइफ साइड अब उसको ढूंढे कहाँ गया कि अब कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा, उनका जो पर्पस था वो सॉल्व हो नहीं रहा। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक डिवोर्स का केस फाइल किया। डिवोर्स में उन्होंने, वाइफ ने एक्स पार्टी डिवोर्स लिया और उनको डिवोर्स मिल गया। अल्टीमेटली सारे केस ख़त्म हो गए एक तरह से। 2 साल के बाद, ऑलमोस्ट केसेस ख़त्म होने के 1.25 साल 1.5 साल के बाद वो एक दिन मुझे मिलने आया। मैं भी हैरान, ये कहाँ से आ गया। मैं कहा कहाँ से, तेरे तो वेयर अबाउट्स किसी को पता ही नहीं थे, पेरेंट्स को भी नहीं। कहता नहीं जी मैं तो जानबूझ के गया था, और मैं तो कहीं साउथ में अपना कोई मेरा पुराना दोस्त था, स्कूल फ्रेंड, जिसका किसी को अता पता ऐसा था नहीं, उसके वहाँ पर गया हुआ था। उसी की हेल्प लेकर मैं तो वहाँ पर एक छोटे से स्कूल में कहता जॉब कर रहा था और पढ़ाना थोड़ा वो जो भी था। और कहता मैंने बहुत मजे में 2-3 साल जो निकाले, मेरे पेरेंट्स को पता था और इसके अलावा किसी को नहीं पता था। ओके। तो बहुत आराम से कहता मैंने 2-3 साल किए और यहाँ पर अब आ गया हूँ। वो जो पीओ के उसके ये प्रोक्लेम्ड पर्सन के ऑर्डर थे, जब वो आ गया उसका हमने हाई कोर्ट से उसकी क्वेश्चन वगैरह करवा ली, क्योंकि वो लड़की भी कहीं रीसेटल हो चुकी थी, किसी ने फॉलोअप भी नहीं किया। वो हमने करवा के और वो अब आराम से अपना लाइफ। सिस्टमिक लूप होल्स बिल्कुल से ही कट रहे हैं। बिल्कुल है। हाँ, लेकिन ओवरऑल सिस्टम तो दुखदाई है, अनफॉर्चुनेट है, बट आपको इसमें लूप होल्स को ही एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। हम ये सलाह नहीं देते किसी को कि आप ऐसा करो, बट अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बट वही चीज़ है कि सुसाइड करके तो आप कुछ भी नहीं गेन कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे अब कोई ऐसे वो चला गया तो पीछे जो पेरेंट्स पर केस वगैरह वो चल रहा था केस,
मैंने आपको बताया ना, सुसाइड करने, जैसे अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, पेरेंट्स के ऊपर केस चला, वहाँ पर भी जो वो वहाँ पर चला गया, कम से कम वो जिंदा है। वो जिंदा है, पेरेंट्स को तसल्ली है कि वो जिंदा है, उनको पता है। आपको ये पता हो कि मेरा बेटा बच्चा है, वो यहाँ नहीं है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है, बल्कि यहाँ पे आएगा तो तंग ही होगा। उन्होंने जो एक वैसे वो जो एक वैसे सवाल है मन में, मान लो कि पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला, कहीं पकड़ लाई तो पकड़ लेगी अगर ज़्यादा ज़्यादा, तो भी वही चीज़ है। ओके। एट द मैक्स अगर पुलिस पकड़ भी लाई उसको, वैसे तो देखिए ये जो हमारा जो लॉज है, ये कोई ऐसा नहीं है 498A का लॉ कि आपने कोई रॉ आपके पीछे पड़ी हुई है, IB पड़ी हुई है, NIA, ऐसा तो कुछ है नहीं है। स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस किस तरह से काम करती है और कितना वो एफर्ट डालती है और वो किस तरह से चलती है, कहने में तो हाँ हमारा ऑन अ लाइटर नोट के अगर हम बात करें कि वो लॉज है उनके, पुलिस एक्ट है और वो, अदरवाइज सिफारिश और कंसिडरेशन के बिना मैंने नहीं देखा कि कोई पुलिस ज़्यादा उस तरह से भागदौड़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ नहीं है। वो देखते हैं हाँ केस बनाया, कोर्ट में पेश कर दिया, उसके बाद कितनी बार तो आईओस चेंज हो जाते हैं। ओके। प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो सिर्फ उसको जिसके पास फाइल है उसको पता है, अदरवाइज उसको ये नहीं पता कि कौन है, उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो भी नहीं पता उसको प्रोक्लेम्ड पर्सन है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन टैब होगा या कुछ नहीं है ऐसा। ओके। तो देखिए लूप होल्स है, लोग अपने अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, कई तरह की अपनी अपनी साइकी है सबकी, अपनी तरह से डील करते हैं चीज़ों को। ओवरऑल जैसे लगता है कोई उम्मीद की किरण है देश में कि हाँ कि सिस्टम के थ्रू और हम एक पॉजिटिव एक कंट्री की तरफ आगे बढ़े। देखिए एक तो लेजिस्लेचर में इसमें सुधार होना चाहिए, जो 498A से या जो हमारा आज का टॉपिक है तो वो सिर्फ डाउरी लॉज की मिसयूज़ के बारे में है, कि उसमें लेजिस्लेचर में थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाने चाहिए कि किस तरह से FIR लॉज अगर होती है तो किन कंडीशंस पे होती हैं। वेग नहीं है कि हाँ उन्होंने आके एलिगेशन लगाया और वो ट्रायल हो गया और उसको बिना कुछ सोचे समझे अंदर भी कर दिया और ट्रायल जो कि 3 साल 4 साल चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी गाइडलाइंस प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। मेंटेनेंस के लॉज जो है वो भी उसी तरह से एक रिफाइंड होने चाहिए। ये नहीं है कि हस्बैंड की सैलरी, एक इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविज़न है हमारे लॉज में, उसमें कुछ नहीं देखा जाता। जो वाइफ ने कह दिया कि ये 4 लाख कमाता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि 4 लाख कमाता है। अच्छा। उसके हिसाब से मेंटेनेंस लगा देगी। ओके। और उसको कहेगी कि कोई बात नहीं, तेरा केस सुनेंगे हम, बट ये तो अभी हमने टेम्परेरी लगाया है। वो टेम्परेरी के उस पर ही सुनवाई में टेम्परेरी में ही 4-5 साल चल जाता है। ओके। उसको कहेंगे 4-5 साल तो ये पैसा देता रहे, 5 साल के बाद जब फाइनल होगा, जब हम एविडेंस के बेस पे फाइनल करेंगे, अगर तूने ज़्यादा दिया होगा तो एडजस्ट कर देंगे, कम दिया होगा तो और दे दियो। तो ये कोई बनता नहीं है जस्टिस का सिस्टम। उसको आज ही हरास होना पड़ रहा है, उसकी और भी लाइबिलिटीज़ है, उनके पेरेंट्स को भी देखना है, उनकी ओल्ड एज भी होते हैं। ज़्यादातर देखिए इस एज में आके पेरेंट्स भी ओल्ड एज में है, कोई ब्रदर सिस्टर होता है और लाइबिलिटी होती है, लोन्स होते हैं, वो सारा कुछ उसका। तो लेकिन एक जैसे मन में सवाल आ रहा है, मैंने ट्विटर पे देखा, ट्रेंड कर रहा था कि ना कि एक शायद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये कि पति का मर्डर कर दिया था और उसके बावजूद भी मेंटेनेंस देनी पड़ रही है परिवार वालों को। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉज हैं ऐसा। लेकिन वो तो क्रिमिनल घोषित हो गए। क्रिमिनल को कोई क्यों नहीं, क्रिमिनल को भी देखो, उसके क्रिमिनल अगर उसने कोई एक्ट किया है, कोई भी इस तरह का जो हम बोले IPC में कोई ऑफेंस है तो उसकी सज़ा मिलेगी। बट उसका जो स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, उसके बेस पे उसके जो राइट्स हैं ओके वो तो ले ही सकती है। बिल्कुल। और यहाँ काफ़ी आपको इसलिए एक बार तो लगता है कि सिर्फ रिचुअलिस्टिक होकर ही काम किया जा रहा है, इंसानियत के नाते हाँ, काम बिल्कुल होना बहुत बिल्कुल। मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल है। इसमें जुडिशरी को भी इंटरवीन कर भी रही है जुडिशरी, और करना चाहिए और ज़्यादा, कि कहीं पर थोड़ा सा भी उनको दिखे कि कहीं मिसयूज़ हो रहा है तो जो मिसयूज़ कर रहा है उसके अगेंस्ट भी एक्शन इनिशिएट कर दे। क्योंकि हमारे देश में ना बहुत सारी जगहों पर इंसान बहुत परेशान होता है, तो आखिरी उम्मीद की किरण लगती है कि जुडिशरी कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर जैसे इसीलिए जो अतुल सुभाष का वीडियो देखते हैं उसमें ना वो सैड कम नजर आता है, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा नजर आता है। हाँ, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हिम्मत हार गई। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया इस तरह के केसेस फेस कर रही है। 2-3-4 जो भी इन्होंने बताए हैं चाइल्ड कस्टडी को, मेंटेनेंस को लेकर, तो उनके हर एक के इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं। कुछ आप ये कह लीजिए कि लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करना वो भी है, प्लस कंटेस्ट करना भी है, और देर सवेर 2-3 साल 4 साल जो लगता है नॉर्मल टाइम पीरियड उसमें निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी प्रॉपर लीगल अवेयरनेस उनको भी होनी चाहिए, लीगल गाइडेंस भी सही मिलनी चाहिए, और थोड़ा भरोसा भी अपने ऊपर रखना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया
तो parents- अल्टीमेटली आपको जस्टिस कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना। हाँ, तो ऐसा वैसे नहीं। अंत में कोई पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज कि अगर वो देखें अपने घर में किसी को इससे जूझते हुए कि कोई मैसेज अगर क्या कैसे हौसला बनाए? देखिए, अब मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर कोई इस तरह की लिटिगेशन आपको लग रही है कि हो सकती है या कुछ भी है, तो इसके प्रिकॉशनरी कुछ स्टेप्स हैं, वो इनिशियली आपको जल्दी से जल्दी ले लेने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी कोई, क्योंकि आजकल किसी का भी पता नहीं है, किसी भी जो आपकी डॉटर इन लॉ है, किसी का नहीं पता कौन कब किस तरह के एलिगेशंस लगा दें। डाउरी हरासमेंट के भी लगते हैं, इवन मैंने देखा फादर इन लॉ के अगेंस्ट छेड़छाड़ के एलिगेशंस लगा देते हैं, ब्रदर इन लॉ है, देवर है, जेठ है, उसके अगेंस्ट रेप के तक के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के जब भी आपको लगे तो कुछ स्टेप्स हैं प्रिकॉशनरी, जो हम मे भी अपनी अगली वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, ओके। वो लें। और जल्दी से जल्दी इसकी कोई पुलिस रिपोर्ट करनी है, नहीं करनी है, कोई कोर्ट केस करना है, सिविल या क्रिमिनल होते हैं काफ़ी, वो हम कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एप्रीहेंशन ऐसा है उसको आप जल्दी से जल्दी डील कर सको और अपने आप को सेव कर सको, अपने आप को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, क्योंकि अगर एक बार आ गई प्रॉब्लम तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। तो काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाला एक ही सेशन है, और अभी इस पर और भी मुझे लगता है बात करनी चाहिए हमें। तो सर, आई जस्ट बिलीव कि आप फिर से एक बार अवेलेबल हो गए, हम फिर से हाँ, एक बार ज़रूर, इसको आगे ले बिल्कुल, चलेंगे। बिल्कुल और करेंगे। अगर कोई कमेंट्स में अगर आपके कोई सवाल हैं तो वी कैन ऑलवेज आस्क सर द सेम क्वेश्चंस, तो आप मुझे बताइएगा। एंड सर को एक बार फिर से मैं थैंक्स करना चाहूँगा Thank कि you. आपने वक्त निकाला, और जो एक बहुत ही ये एक जो लीगल जो पूरा जो ये सिस्टम है ना, इसमें बहुत डर लगता है आम इंसान को, जिसको नहीं पता कानून के बारे में, बस वो फंसा रहता है। तो इसीलिए कुछ तो अवेयरनेस इससे शायद बढ़े। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले एपिसोड में। एंड सर का भी एक चैनल है जिसमें वो जो कुछ बेसिक एडवाइसेस शेयर करते हैं कि आम इंसान कैसे और बेहतर तरह से खुद को लीगली प्रिपेयर कर सकता है। तो मैं वो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ जुड़ें सर के साथ भी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।